Welcome again, all the students of class 10. Today we are going our rest topics. Here is a given one question. So let's we read this question first. Can you name the type of farming Rinza's family is engaged in? बच्चों, क्या आप नाम बता सकते हैं उस फार्मिंग का जिसे रिंजा के जो फैमिली थे वे करते थे? Can you enlist some crops which are grown in such farming? साथ ही साथ क्या आप कुछ ऐसे क्रॉप्स का लिस्ट बना सकते हैं जो उस तरह के, दैट मीन्स निंजा के फैमिली जो फार्मिंग करते हैं जिस टाइप के, उस तरह के फार्मिंग से प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों, निंजा के फैमिली कैसे एग्रीकल्चर करते थे, आप पिछले पैराग्राफ में, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि वो लोग जूमिंग, है ना, फार्मिंग करते थे। और आप इसका लिस्ट भी बना लेंगे, इस क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है, कि जूमिंग फार्मिंग के द्वारा कौन कौन से क्रॉप्स ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है गुजर बसर करने के लिए जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, दैट मीन्स इस तरह की खेती जिससे हम अनाज केवल अपने भरण पोषण के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैराग्राफ वाइज डिस्कशन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। This type of farming is practiced in area of a high population, pressure on land. It is labor intensive farming where high dose of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. बच्चों, इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग, ठीक है, ये हाई पॉपुलेशन एरियाज में प्रैक्टिस में किया जाता है। और इस तरह के जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये पूरी तरह से लेबर बेस्ड फार्मिंग होते हैं। इसमें हाई क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज किया जाता है, ऐसे मैनर्स इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इरिगेशन की भी व्यवस्था की जाती है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो अप करे और अत्यधिक क्या करें, मैक्सिमम अमाउंट में हमें प्रोडक्शन दे, ठीक है, ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। दैट मीन्स उस पार्टिकुलर रीजन में जहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है वहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होता है, तो फार्मिंग के द्वारा इतना कम से कम क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए ताकि लोग उस अनाज को पूरे साल भर खा सके, ठीक है, और अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, इस तरह के एग्रीकल्चर मेनली लेबर बेस्ड एग्रीकल्चर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस। क्या आप कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं इंडिया के जहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस में है? तो आप इसे लिस्ट कर लेंगे कौन कौन सी स्टेट में होता है। दो दी राइट, सबसे पहले तो हमारे बिहार में ही होता है स्टेट में, और भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, आप खुद इसे जाने तो बेटर रहेगा। दो दी राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड among successive generation has rendered landholding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output
from the limited land in the absence of alternative sources of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. देखिए बच्चों क्या है, आ, ये जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज किया, ठीक है, तो धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लैंड का जो एरिया है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जिस वजह से लैंड पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो लैंड पे क्या हुआ, प्रेशर आने लगा। किस चीज़ के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए आने लगा, ताकि क्या हो, जितने पॉपुलेशन है उन सभी के लिए फूड ग्रेन को ग्रोन किया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से फार्मर्स कंटिन्यू ऐसे टेक्निक को डेवलप करने का प्रयास करते रहें ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए उनके फार्मिंग के द्वारा लिमिटेड लैंड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे उनके जो लाइवलीहुड यानी कि जो बस्ती का जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो तो इंक्रीज कर गया, लैंड डिक्रीज कर गया, तो अब क्या करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब तो हमारा जो जितना बचा हुआ है लैंड उसी से ना हमको ज़्यादा फूड ग्रोन प्राप्त करना होगा, तब ना हम पूरे लोगों के लिए क्या करेंगे, भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। तो फार्मर्स और वहाँ के लैंड दोनों पे प्रेशर पड़ा, जिस वजह से ये लोग क्या करने लगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, बायोकेमिकल्स का यूज करने लगे बड़े पैमाने पर, जिससे प्रोडक्शन क्या हुआ, अत्यधिक होने लगा। और इसी वजह से यहाँ के भूमि पे इनॉर्मस प्रेशर पाया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड पर, ठीक है। और बच्चों जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाता है और एग्रीकल्चर जो हमारा क्रॉप फील्ड है उसका एरिया डिक्रीज होते जाता है, तो आने वाले समय में क्या हो रहा है ना कि हमारे सामने फूड का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर हम सारे ज़मीन पे क्या कर लेंगे, फैक्ट्रीज और घर बना लेंगे, तो फिर हम फूड ग्रेन कहाँ पे सोन करेंगे और कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे, हम खाएंगे क्या। तो बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए आज कल जो टेक्नोलॉजी आ चुका है, जिसमें देखते हैं आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, या हम लोग भी अब घर बनाते हैं अपना, तो कुछ इस तरह से ही बनाते हैं कि ताकि हम 2-3 भाई हैं तो 2-3 भाई क्या कर ले, एक ही जो हमारा पुराना घर है उसी पे बिल्डिंग बना देते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और पूरा फैमिली उसी में शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है ना कि जो लैंड हमारा डिक्रीज हो रहा था और इंगेज हो जा रहा था हाउस के बिल्डिंग में, तो उसमें थोड़ा सा कमी आया है, जिस वजह से अब हमारा जो क्रॉप फील्ड है उसका एरिया बहुत ही कम मात्रा में डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब क्या हुआ, व्यापारिक कृषि। तो इसमें क्या होता है जी, the main characteristics of this type of farming is the use of higher dose of modern inputs, like that high yield variety seeds, chemical fertilizer, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity। बच्चों कमर्शियल फार्मिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि इसमें जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं उनको शामिल किया जाता है। इस तरह के फार्मिंग में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज किया जाता है, साथ ही साथ हाई प्रोडक्शन के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। उसे इंसेक्ट डैमेज ना करे इसलिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन क्या हो, अत्यधिक हो और अच्छे क्वालिटी का हो। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop.
बच्चों ये जो कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो कमर्शियलाइजेशन जो फार्मिंग हो रहा है या एग्रीकल्चर हो रहा है, यह अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होता है। कहने का मतलब हुआ अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स को कमर्शियलाइज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिया गया है कि जो राइस है, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ के लोग अपने लिए राइस को स्टोर करने कर लेते हैं। इसके अलावा भी उनके पास इतना बचता है कि उनको बाहर मार्केट में सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे हम राइस को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कमर्शियलाइजेशन हो गया। लेकिन उड़ीसा में क्या हो रहा है, उड़ीसा में वहाँ पे इतना नहीं प्रोडक्शन हो पाता है कि वहाँ की पॉपुलेशन से वो बचे। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ उड़ीसा में उतना ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है जितना उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर है, जिस वजह से वो मार्केट में अपनी उड़ीसा स्टेट अदर स्टेट के मार्केट में जाके इसे नहीं करते हैं। इसीलिए उड़ीसा के लिए राइस क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है, जीवन निर्वाह क्रॉप है। ठीक है, जीवन जीने के लिए करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप which may be commercial in one region and may provide subsistence in another region। बच्चों यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, या इसे एक से ज़्यादा एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऐसे क्रॉप्स को जो कोई पार्टिकुलर रीजन में क्या हो, वो कमर्शियलाइज हो, लेकिन वही किसी दूसरे रीजन में सब्सिस्टेंस हो, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए हो। तो आप इसका भी क्या कीजिएगा, एक कॉलम में सेट करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा जो क्रॉप्स है क्या है, कमर्शियलाइज है, और कहाँ कहाँ पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। प्लांटेशन इज ऑल्सो type of commercialization farming, commercial farming। In this type of farming, a single crop is grown on a large area। बच्चों प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग का ही एक रूप है, एक टाइप है। इस फार्मिंग में इस तरह का जो फार्मिंग होता है ना, यह एक लार्ज एरिया में सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स को ही ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, द प्लांटेशन हैज इन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और बच्चों यहाँ पे जो प्लांटेशन होता है यह मेनली एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, और साथ ही साथ जहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग होता है वहाँ पे उस एग्रीकल्चर के द्वारा, उस प्लांटेशन के द्वारा जो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल होता है उससे थिंग्स को तैयार करने के लिए इंडस्ट्री भी वहीं पास में ही लगाया जाता है। जैसे आप टी गार्डन को ले सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री को ले सकते हैं, है ना। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और जिनके जो रॉ मटेरियल है वो जितना नज़दीक होता है उसका जो फैक्ट्री होता है, उसका इंडस्ट्री होता है, वो उतना ही उसके नज़दीक होता है। यानी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल जिस तरह का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे उसी तरह का क्या होगा, इंडस्ट्री भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम जाएगा, साथ ही साथ चीप रेट पे आपको क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर भी चीप रेट पे मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा ना वो क्या होगा, चीप ही आएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। ठीक है, इसी के लिए
Plantation cover large tracts of land using capital intensive input. With the help of migrant laborers, all the produce is used as raw material in respective industries. बच्चों, ये जो हमारा प्लांटेशन फार्मिंग है, यह बड़े पैमाने पे किया जाता है, बहुत ही बड़े एरिया में किया जाता है और इसमें एग्रीकल्चर का प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, जिन्हें बाहर से भी मंगाया जाता है और अपने फार्म के आसपास बसाया जाता है, उनका गांव बस्ती। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये एक तरह से कैपिटलाइज फार्मिंग भी है। इसे सिर्फ धनी व्यक्ति ही कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अत्यधिक पैसे की ज़रूरत होती है और इस एग्रीकल्चर के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल हमारा तैयार होता है वह किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही होता है, जिसका यूज़ वो करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बनाते हैं। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना ये सब क्या है, हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स है। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस भी हमारा क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स ही है कि नहीं? आप ज़रा सोचेंगे कि स्पाइसेस हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स है कि नहीं। ठीक, और प्लांटेशन क्रॉप्स बच्चों आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो कि प्लांटेशन क्रॉप्स किसे कहते हैं। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स दैट मीन्स क्या होता है कि हम वहाँ से सीड्स को सोइंग नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पार्टिकुलर रीजन में प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को लगाते हैं। ओके, तो जो प्लांट्स को लगाते हैं, जैसे हम लोग क्या पेड़ी को भी क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states। देखिए बच्चों, असम और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे टी का ना बहुत ही बड़ा बेल्ट है। इतना ज़्यादा वहाँ पे टी गार्डन लगा हुआ है कि आप थक जाओगे, घूम नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत ही बड़े रीजन में है, लगभग मानो ना तुम्हारा जैसे हमारा नॉर्थ बिहार है ना, उसी तरह वहाँ नॉर्थ बंगाल भी है। अगर आप देखोगे नॉर्थ बंगाल जितना भी हिली रीजन है पूरी तरह से टी गार्डन बेल्ट में कन्वर्ट है, इसी तरह असम में भी है। ठीक है बच्चों, और कर्नाटका में तो कॉफ़ी के लिए फेमस हो चुका है। ठीक है, तो कर्नाटका के लिए हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स कॉफ़ी हो जाएगा और असम और बंगाल के लिए टी हो जाएगा। ठीक, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, और इन सभी का प्रोडक्शन मेनली क्या होता है, मार्केटिंग करने के लिए होता है। जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम एक दिन में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर ना प्रोडक्शन होता है और इनका मार्केटिंग होता है, जिस वजह से ये कमर्शियल क्या है, हमारा क्रॉप्स है। A well developed network of transport and communication connecting the plantation areas। बच्चों, और जहाँ पे ये प्लांटेशन क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे ना कम्युनिकेशन, जो मार्केट और वहाँ के प्रोड्यूसर हैं उनके बीच बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ही प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है और मार्केट में वो चला जाता है, ठीक है, और कंपनी को पैसा मिल जाता है, उस लेबर को पेड हो जाता है, जिस वजह से ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड तक चलते रहता है। ठीक है, हाँ, और इस प्लांटेशन क्रॉप्स की वजह से क्या होता है कि हमारा इंडस्ट्रीज और मार्केट्स
plays an important role in the development of the plantations. तो प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं और मार्केट्स हैं, इनका जो अच्छा रिलेशन है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कम हमारा इंडस्ट्री प्रोडक्ट तैयार करता है, मार्केट उसे सेल करता है, इंडस्ट्री तैयार करता है, मार्केट सेल करता है। तो इनका जो कम्युनिकेशन है, यह वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको करेज कराता है, ठीक है, उनको मोटिवेट कराता है कि हम और भी ज़्यादा क्या करें, प्लांटेशन करें, ताकि और भी ज़्यादा क्या करें, प्रॉफिट गेन कर सके। ठीक है। बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ बंगाल, यहाँ देखिए ये बैम्बू का प्लांटेशन किया गया है। बैम्बू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो, ठीक है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और साथ ही साथ आप पढ़ चुके हो कि माउंटेनियस रीजन में जो कैनल होता है, बैम्बू कैनल बनाया जाता है ताकि वाटर जो लाइवलीहुड है, जो बस्ती है, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। बनाना प्लांटेशन इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथर्न पार्ट में बनाना का प्लांटेशन कैसे किया जाता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। लगभग 4-5 फीट के डिस्टेंस पे बनाना को प्लांटेशन कराया जाता है। और उसके आसपास जितने भी, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि उस बनाना का एक पेड़ है, उसके चारों तरफ फिर बहुत सारा पेड़ आ जाता है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो नहीं, अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसके आसपास कोई दूसरा पेड़ को नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि वो क्या करेगा, जो भी हम वहाँ पे इनपुट्स डाल रहे हैं कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो उसे भी कंज्यूम कर जाएगा, सब शेयरिंग कर लेगा, जिस वजह से प्रोडक्शन हमारा सही नहीं होगा। इसी के लिए सिंगल प्लांट्स को ही वन प्लेस पे रखा जाता है। ओके। नेक्स्ट है बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।